हेलो दोस्तों, केओटी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके सामने धर्मेंद्र। मैं बाय प्रोफेशनल एक पटवारी हूँ मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व विभाग में। और मैं पटवारी बना था तो किसी कोचिंग क्लासेस में जाकर नहीं बना था, बल्कि एक आपके जैसे ही आपका एक माध्यम है जो यूट्यूब, उसी से मैं पढ़ लिख करके, और यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं और जो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, भारत के सामान्य ज्ञान और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। तो इसके माध्यम से हम पढ़ करके एक दिन पटवारी 2017 बैच से हमने पटवारी क्वालिफाई किया है और वर्तमान में 2-3 साल हो गए। और वर्तमान में पीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ और आप लोगों को भी चाहता हूँ कि आप लोग भी पीएससी की तैयारी करें। और जो मध्य प्रदेश की बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे अभी वर्तमान में पुलिस की आने वाली है, फिर पटवारी की आने वाली, शिक्षक की भी आने वाली है और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। अब इस क्लास में हम चाह रहे हैं कि आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का जीके। चूंकि कोई भी मध्य प्रदेश के एग्जाम में आप बैठेंगे तो अगर आपका मध्य प्रदेश का जीके मजबूत है तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो हम लोग मध्य प्रदेश का जीके पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के जीके में हम लोग इसको पढ़ने का जो तरीका है तो उसको ऐसा रख रहे हैं कि हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि नदियों के बारे में पढ़ लें, पहाड़ के बारे में पढ़ लें, कोई जंग अभ्यारण्य के बारे में पढ़ लें। वो भी एक अच्छा तरीका है कि हम लोग एक ही बार में पूरा अभ्यारण्य पढ़ लें, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन हमने कोशिश, हमारा जो प्रयास है तो एक ये प्रयास है कि हम जो पढ़ें वो किस प्रकार से पढ़ें, जिला वाइज पढ़ें। तो हम लोग की पढ़ाई जो होगी मध्य प्रदेश की वो होगी जिलावार होगी। हम लोग की पढ़ाई जो होगी जिलावार होगी। उसमें आज जो पहला जिला है वो है, उस जिले का नाम है मुरैना। मुरैना जिला है और मुरैना जिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुरैना जिला इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये सबसे उत्तर में है और उत्तर से आते आते दक्षिण तक हम पढ़ेंगे, बुरहानपुर जिला तक, जो कि हमारा दक्षिणतम जिला है, वहाँ तक पढ़ेंगे। और संभाग वाई भी कोशिश करेंगे कि हमारा जो टॉपिक कवर हो संभाग वाई भी कवर हो, जिससे हम लोग को संभाग की पढ़ाई करने में ज़्यादा कठिनाई ना आए। तो इसलिए आज सबसे पहला जो जिला पढ़ते हैं वो है मुरैना। और अगर मुरैना की बात किया जाए तो इसका संभाग जो है, तो ये संभाग जिसके अंतर्गत आता है मुरैना वो है चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत मुरैना जिला आता है। अगर इसकी वर्तमान में परिदृश्य में किया जाए तो ये मुरैना में है। अगर इसके थोड़े से इतिहास में जाते हैं तो अगर 1947 से इतिहास में वो करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश को, पूरे भारत को ही 4 भागों में बांटा गया था। ए, बी और सी और डी 4 भागों में बांटा गया था। उसमें से जो बी पार्ट है उस भाग में हमारा ये आता था। इसको कहते हैं मध्य प्रांत कहते हैं। उस मध्य प्रांत में हमारा मुरैना जिला आता था। मध्य प्रांत में हमारा मुरैना जिला आया करता था, है ना। मुरैना जिला मध्य प्रांत में आता था और वर्तमान में ये चंबल संभाग में है। अब इसके बारे में देखते हैं कि अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो इसमें देखते हैं कि ये जिला अगर इसको देखते हैं तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, दिशाओं का जो ज्ञान है। तो अगर इसके उत्तर में कहें तो उत्तर प्रदेश में आगरा एक जिला है, सभी लोग जानते हैं आगरा ताजमहल। तो मुरैना आगरा से, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से लगता है। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जिला जो लगता है तो ये है भिंड, है ना, ये भिंड है। और ये जिला जो है श्योपुर है और जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो है मुरैना। ये रहा मुरैना, है ना, ये है हमारा मुरैना जिला। तो मुरैना जिला के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर में ये आगरा से, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में श्योपुर से और भिंड में जुड़ा हुआ है। और इसका एक जिला जुड़ा है, ये एक जिला और इससे जुड़ा है जो दक्षिण में, जिसे कहते हैं ग्वालियर। ग्वालियर को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जिब्राल्टर आप किला भी बोलते हैं, इसको फोर्ट बोलते हैं। ये जिब्राल्टर है किलों का, तो वो भी जुड़ा हुआ है, किससे, मुरैना से जुड़ा हुआ है। तो इसकी वो है, इसमें राजस्थान की भी सीमाएं जुड़ती हैं। राजस्थान की जो सीमाएं जुड़ती हैं वो इसमें धौलपुर और करेली जो है, उत्तर राजस्थान के 2 जिले हैं, एक है धौलपुर और एक करेली जिला है जो राजस्थान के हैं। ये भिंड से यहाँ से लगते हैं, मुरैना से लगते हैं।
जो धौलपुर और करेली से। तो इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई कि ये उत्तर में आगरा से लगता है, उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में आगरा से लगता है उत्तर प्रदेश के, और पूर्व में अगर कहें तो भिंड से लगता है, दक्षिण में कहेंगे तो ग्वालियर से लगता है, पश्चिम दक्षिण में कहेंगे तो श्योपुर से लगता है, और उत्तर पश्चिम में कहेंगे तो इधर राजस्थान के 2 जिले धौलपुर और करेली से लगता है। तो इसकी ये भौगोलिक स्थिति हो गई। इतिहास भी हो गया कि ये मध्य प्रांत का एक जिला हुआ करता था। इसके बाद में हम इसमें और जानकारियां देखेंगे। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसकी तहसीलें कितनी हैं। तो इसमें तहसीलें जो हैं 6 तहसीलें, क्या है, 6 तहसीलें हैं। एक है सबलगढ़, इसकी तहसील है सबलगढ़। फिर एक जोरा है, जोरा इसकी तहसील है। फिर अंबाह एक तहसील है। एक तहसील है पोरसा, और 2 और तहसीलें हैं कैलारस, और एक तहसील है जिसे हम लोग कहते हैं मुरैना। तो जिला एक तहसील है। तो हमारे मुरैना जिला में 6 तहसीलें हैं, सबलगढ़, जोरा, अंबाह, पोरसा, कैलारस और मुरैना। 6 तहसीलें हैं मुरैना जिला में। तो ये भी जरूरी हो जाती है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं ना, इसमें और देखते हैं कि ये जो हमारा वो है, इसमें नदियों के बारे में अगर इसका ध्यान दिया जाए कि इसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो इसमें ये उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हुए, राजस्थान से सीमा लगाते हुए चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। और इसके बाद इसमें 3 और नदियां बहती हैं, धसान, और नदी बहती है यहाँ पर कुंवर, और इसमें डंक भी नदी है, डंक नदी। तो इसमें नदी जो है, नदी चंबल नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भी सीमा बनाती है, चंबल नदी। इसमें धसान नदी है, इसमें डंक नदी है ना, धसान है, डंक है, और इसके बाद कुंवर है। सॉरी, ये धसान नहीं है, आसान है। धसान नहीं, धसान दूसरे जिले में है। चंबल, असम, डंक, कुंवर नदियां, ये 4 यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो मुरैना जिले में प्रवाहित होती हैं। इसके बाद इसमें परियोजना जो है, तो चंबल घाटी परियोजना यहाँ जो काम करती है, चंबल घाटी परियोजना है ना। तो यहाँ पे जो परियोजना का नाम है, यहाँ पे नदी में परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं, इस प्रकार से बाणसागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो यहाँ इस जिले में जो इस नदी में चंबल नदी पर बना हुआ चंबल घाटी परियोजना संचालित होती है। इसके बाद इसमें जो है, तो अगर हम इसमें वन की बात करें, वन क्या है, तो वन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और इसमें जो जानवर पाए जाते हैं, तो जंगली सुअर है ना, जंगली सुअर है, ठीक है ना, नीलगाय है ना, हिरन है, तेंदुआ है, और बहुत सारी वो है। इसके बाद चंबल नदी में, इसके बाद इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की बात करें, तो यहाँ पर एक अभयारण्य है जिसका नाम है चंबल अभयारण्य, चंबल घाटी अभयारण्य जिसका नाम है। तो यहाँ पे अभयारण्य जो है वो चंबल अभयारण्य नाम है, चंबल अभयारण्य काटता। तो चंबल घाटी के नाम से ही चंबल अभयारण्य है। यहाँ पे घड़ियाल, चंबल जो अभयारण्य है, इसमें घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, और डॉल्फिन जो मछली पाई जाती है गंगा में, उस मछली का भी यहाँ पे संरक्षण किया जाता है ना। तो इस अभयारण्य में ये प्रमुख बात है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है कछारी प्रकार की, क्योंकि नदी जो है
चंबल है ना, चंबल है। चंबल जब बाढ़ आती है यहाँ पे, तो बाढ़ के कारण एक जिसे कहते हैं जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, और इसे कछारी मृदा भी कहते हैं। तो कछारी मृदा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और यह काफ़ी उपजाऊ भी होती है। ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ भी होती है। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है तो कछारी प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पे फसल जो पाई जाती है सबसे ज़्यादा सरसों की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। तो फसल के रूप में अगर हम कहेंगे तो सरसों, और अगर मृदा कहेंगे तो कछारी मृदा जो पाई जाती है वो यहाँ पे बहुतायत में पाई जाती है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो था तो उसकी स्थापना 1978 में हुई थी, 1978 में हुई है। यहाँ पर अगर खनिज कहें तो खनिज जो है पाया जाता है चूना पत्थर। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर खनिज यहाँ पे, और खनिज तो ये रिच नहीं है, बहुत ही कम खनिज है यहाँ पर, लेकिन चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है जो सीमेंट उद्योग में काम आता है। खैर सीमेंट उद्योग भी काफ़ी ज़्यादा रीवा, सतना, कटनी यहाँ जिलों में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर चूना पाया जाता है। उसका थोड़ा बहुत जो भी सीमेंट उद्योग के लिए काम आता है यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पर एक बरमार है, बरमार एक स्थान है ना, बामर स्थान है, बामर है। वहाँ पर 11 उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में अगर कहेंगे तो 11 उद्योग यहाँ पर बामर स्थान में प्रसिद्ध है ना। यहाँ पर अगर उद्योग की और बात करें तो सरसों के उद्योग काफ़ी ज़्यादा हैं, सरसों के उद्योग हैं और ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे चर्चा भी कर चुके हैं कि खनिज जो है, तो खनिज है यहाँ पर उत्पादन होता है चूना पत्थर। क्या? चूना पत्थर है ना। और इसी चूना पत्थर से रिलेटेड भी उद्योग जो है, जो खनिज पाई जाएगी उससे रिलेटेड उद्योग होंगे। तो चूना पत्थर की भी उद्योग हैं, जो एक बामर नाम का स्थान है, वहाँ पर 11 उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अभी हम लोग कृषि में देखे थे कि मिट्टी का क्षारी पाई जाती है और फसल कौन सी पाई जाती है? सरसों। तो सरसों के जो पेरने की मशीन वो उद्योग लगते हैं, तो सरसों से रिलेटेड यहाँ पर क्या है? उद्योग है, सरसों से संबंधित, सरसों उत्पादन करने से संबंधित, उत्पादन होने के बाद जब उसका तेल निकालते हैं उससे संबंधित जो भी उद्योग है यहाँ पर स्थापित है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो जनजाति जो है, यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? जनजाति परिदृश्य से अगर देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां हैं, उसमें से 5वें नंबर की जो जनजाति है उसे कहते हैं सहरिया। क्या कहते हैं? सहरिया। सहरिया का अर्थ होता है सह मतलब साथ, रहने वाला, सह मतलब शेर भी रह सकते हैं, शेर के साथ जो रहती हैं जो जनजातियां उसे सहरिया जनजाति कहते हैं। ये ना केवल मुरैना में मिलती, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया है ना, इधर आपका शिवपुरी, गुना, यहाँ मतलब अगर एक तरीके से मध्य प्रदेश का नक्शा जैसे बनाते हैं ना, ऐसे करके, इधर ऐसे करके, तो ये नेक तक जो है पूरे जो जिले हैं वहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो जनजाति के मुकाबले में इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सहरिया जनजाति कहाँ कहाँ क्षेत्र में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के नेक तक, मतलब अगर गुना तक भी कहें, गुना, अशोकनगर है ना, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? आपकी सहरिया जनजाति पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम एक बार चर्चा करें तो जनगणना, इसकी बात कर लेते हैं। जनगणना यहाँ पे क्या कहती है? तो जनगणना जो है, तो इसकी जनगणना अगर कहें तो 19,65,970 की जनसंख्या है ना। क्या इसको याद करना है? बिल्कुल नहीं याद करना है। ये सबसे लिस्ट में है कि जनसंख्या कभी पूछ ले, कभी कभी पिछले साल ये पूछा था कि उज्जैन कौन सा शहर जिसमें 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या, तो उसका आंसर था MPPSC में उज्जैन था। तो इस प्रकार से आ सकता है, इसको एक बार ध्यान रख सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन लमसम जो है
इससे 10 लाख से ऊपर है, 19 लाख है, तो ये तो पूरे जिले की पॉपुलेशन, लेकिन नगरीय पॉपुलेशन 10 लाख इसकी नहीं होगी। तो ये जनसंख्या का है। यहाँ की साक्षरता दर अगर बात करें तो साक्षरता दर जो है 71 है ना। पढ़े लिखे लोग जो है 71% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार ये लोग हैं 71% है। और इसमें से जो 84% है वो पुरुष हैं और 56.9 जो % है वो महिलाएं हैं। तो ये मेल है और ये फीमेल है। और ये टोटल लिटरेसी रेट है ना, लिटरेसी रेट जो है तो टोटल 71% है, पुरुष में 84 है, महिलाएं जो है 56.9% है। तो ये इनकी जनसंख्या परिदृश्य के बारे में कह सकते हैं। तो ये थी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें अगर आप लोग अगर 2017 का कुछ लोग इसमें पेपर दिए होंगे, पटवारी का भी दिए होंगे और बहुत सारे व्यापम के बहुत सारे पेपर होते हैं, तो व्यापम ने ऐसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया था जो कि पर्यटक स्थल से ज़्यादा, पर्यटन स्थल से जो है महत्वपूर्ण थे। कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन सा किला कहाँ पे है ना, संग्रहालय कहाँ पे है। एक तो पूछ ही लिया था हमारे क्वेश्चन में कि वो जो आपको गुजरी संग्रहालय कहाँ पे है, तो हम ग्वालियर, बल्कि 1-2 दिन पहले ग्वालियर घूम के आए थे, उसमें लगा दिए ग्वालियर में, ग्वालियर के किले में। तो यहाँ पे जो है तो एक मेला लगता है। मेला अगर मुरैना में कहें तो मेला तो नागा जी का मेला लगता है। वैसे जब आप मेला अलग से मेला पढ़ेंगे ना, उसमें पता चलेगा कि मेला किस जिले में, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है। तो नागा जी का मेला जो लगता है वो मुरैना जिले में लगता है। और ये किस महीने में, हिंदी महीने के अगहन होता है ना, अगहन है ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ में एक अगहन माह होता है जो नवंबर के लगभग, अक्टूबर नवंबर के लगभग पड़ता है, उस महीने में यहाँ पर लगता है। और ये लंबे समय से चला आ रहा है। और इस नागा जी के मेले की खास बात ये है कि इसमें पहले बंदर बेचे जाते थे। बंदर है ना, मंकी जो होता है उसको बेचा जाता था। अब बल्कि जो भी पालतू जानवर हैं सब इनके बारे खरीदी बेची होती है। तो नागा जी का मेला जो है मुरैना जिला में लगता है। ये अगहन माह में लगता है। और ये फेमस जो है, शुरू जो हुआ था तो बंदर की खरीदी बेची से हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो है सभी प्रकार के पालतू जानवर यहाँ पे बेचे खरीदे जाते हैं। मेला से संबंधित ये है। इसमें और कुछ चीजें जो है तो जो वो है, अगर कहें तो पर्यटन स्थल में, पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल में इसमें एक सबलगढ़ जो एक तहसील भी है, सबलगढ़ का किला है ना। सबलगढ़ में एक किला है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। तो पर्यटन स्थल सबलगढ़ का किला किस जिले में है, मुरैना जिला में है। इसके अलावा फेमस चीज जो है सुमावली का किला है, सुमावली का किला, ठीक है। सुमावली का किला जो है ये कहाँ पास है, ये भी मुरैना जिला में है। इसके अलावा यहाँ पर एक 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी जो है मंदिर है, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर आप लोग जबलपुर में भी देखेंगे और जगह भी देख सकते हैं, 3 जगह पाई जाती है। तो 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर में है, उससे ये डिफरेंस है। इसमें कितने 64 जो है कक्ष हैं, ठीक है। और इसकी खास बात जो है ये गोलाकार में है ना, ऐसे गोलाकार में बना है। और इसकी स्ट्रक्चर जो है लगभग जो है भारत के जो संसद भवन है, जैसे जिस तरह से चारों 2-2 किलोमीटर का लंबा, उतना ही लंबा नहीं है कि 2 किलोमीटर का परिधि, एक गेट से दूसरे गेट में जाने का जो सरकमफ्रेंस है तो 2 किलोमीटर हो, लेकिन ये उसी डिजाइन में बना हुआ है 64 योगिनी मंदिर। पहले ये बना था, भारतीय संसद जो है बाद में बना है। तो या ये कह सकते हैं कि इसका कॉपी भारतीय संसद है, या कह सकते हैं कि भारतीय संसद की ये कॉपी, लेकिन ये पहले बना है तो भारतीय संसद इसका कॉपी किया। उसके और ब्रिटिशर्स भी थे तो उसमें थे 64 योगिनी मंदिर। यहाँ पे 64 कक्ष इसमें बने हुए हैं। ककन मठ मंदिर, ककन मठ मंदिर जो है यहाँ मुरैना जिला में है, जो फेमस पर्यटन स्थल के रूप में। इसके बाद पहाड़गढ़ का गुफा, पहाड़गढ़ का गुफा जो है ये फेमस है, ठीक है। तो ये है पहाड़गढ़ की गुफा की बात। खास बात ये है कि इसमें जो गुफा पाई गई है तो इसमें भीमबेट का जो गुफा है उसके समकालीन मानी जाती है पहाड़गढ़ की गुफा। इसमें पुरुष महिला स्त्री सब नाचने का गाने का सबका उसका चित्रकारी है पहाड़गढ़ की गुफा में। ये इस वहाँ पे फेमस है। यहाँ पे और कुछ चीजें हैं, पदावली फेमस है,
पदावली यहीं पर है ना। एटी का सूर्य मंदिर फेमस है, एटी का सूर्य मंदिर है, वो भी यहीं पर है ना। ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे बोली जो बोली जाती है ब्रज भाषा बोली जाती है ना। तो ये सब चीज़ें थी। और अगर कहें कि मुरैना जिला जो है प्रसिद्ध किस लिए है, तो हमारे एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं ये यहाँ पर फेमस थे। ये इनका पुराना जिला है, या कहें कि पैतृक जिला है। यहाँ पर एक बरमई नाम का गांव है इनके, मतलब मुरैना में बरमई, वो जो बरमई है ये इनका पैतृक गांव है इनका। राम प्रसाद बिस्मिल इनके यहाँ बब्बा नाना रहते थे, बब्बा जी रहते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल बरमई गांव के, बरमई के थे, जो कि इनका एक पैतृक गांव था। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मुरैना के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्षेत्रफल है, क्या उसका कितने ज़िले हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पर नदी पढ़ा, उसकी परियोजनाएं पढ़ी, अभ्यारण्य पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ के पर्यटक स्थल जो प्रमुख उनके बारे में पढ़ा, मिट्टी कैसी है, यहाँ की जलवायु मानसूनी है और अर्धपर्णपाती मानसून जो मध्य प्रदेश की लगभग एक सम है, तो उसमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अर्धपर्णपाती है, मतलब पतझड़ आने पर वो पत्ते झाड़ देती है और नए पत्ते आते हैं। अभी देखते होंगे आप, जो महीना बीत गया अप्रैल वाला महीना, उसमें पत्ते झड़ते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की जलवायु एक समान है, और ज़्यादा गर्मी पे गर्मी पड़ती है, ठंडी पे ठंडी पड़ती है। बरसात जो होती है लगभग जो है यहाँ का, अगर बरसात कहें तो 86 सेंटीमीटर के लमसम जो है यहाँ पे औसत वर्षा होती है। और ये सभी स्थल हैं जिसको घूम सकते हैं आप जाकर कभी भी मुरैना जाने पर। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और धन्यवाद।